हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वी मेक करियर में। और आज हम पढ़ेंगे यूपी डीएलएड 2021 बैच के हिंदी पेपर के पहले चैप्टर के दूसरे पार्ट को, जिसमें हमें पढ़ना है व्यंजन और उच्चारण, जिसमें कि हमें वर्णमाला पढ़नी है। वर्णमाला में हम हालांकि स्वर पढ़ चुके थे, लेकिन हम आज एक बार पूरी तरीके से वर्णमाला को देख लेंगे, जिसमें कि स्वर और व्यंजन सारी चीज़ें होंगी। तो इसको देखिए, किताब में तो बहुत डिटेल में लिखी हैं चीज़ें। आप सबसे पहले क्या करिए, कुछ वर्ड जो हैं उन्हें समझ लीजिए, जो कि आपको बार बार परेशान करेंगे। तो जल्दी जल्दी इन्हें समझ लेते हैं। जैसे एक वर्ड होता है सघोष। अब सघोष का क्या मतलब है? सघोष का मतलब है जिसमें कि कोई संघर्ष हो या रगड़ हो, कोई भी वर्ण या अक्षर मुंह से रगड़ खा के निकले या संघर्ष करते हुए, उसे कहते हैं सघोष। और जिसमें ना हो उसे कहते हैं अघोष। प्राण का मतलब होता है वायु। प्राण मतलब वायु। अब अल्प प्राण आपने सुना होगा, अल्प प्राण और महाप्राण। तो आप सभी जानते हैं अल्प का मतलब होता है कम, यानी कि जो जिसमें प्राण यानी कि वायु कम निकले उसे अल्प प्राण। जिसमें महान यानी कि ज़्यादा निकले उसे महाप्राण कहते हैं। तो पहली बात तो ये सघोष और अल्प प्राण और महाप्राण आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि वर्णमाला में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले वर्णमाला कहते किसे हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। इसमें जो स्वर होते हैं हम पढ़ चुके हैं, 11 होते हैं, जो कि अ ई उ री ए ओ होते हैं। ये दो जो हैं ये स्वरों में नहीं गिने जाते हैं, व्यंजन में भी नहीं गिने जाते हैं, ये अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये सवाल आता है, अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब अयोगवाह वास्तव में लिखे कहाँ जाते हैं? अयोगवाह वास्तव में यहाँ पे लिखे जाते हैं। अ से भी पहले अयोगवाह लिखे जाते हैं। इसमें से अंग को कहते हैं अनुस्वार और अह को कहते हैं विसर्ग। अनुस्वार में किसी भी अक्षर के ऊपर बिंदी रखी होती है और विसर्ग में किसी भी अक्षर के आगे 2 बिंदी रखी होती हैं। ये अनुस्वार विसर्ग हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करें कि ये तो हो गए स्वर, इसलिए हम स्वरों को 11 ही मानते हैं, 11 स्वर गिनते हैं हम, 13 नहीं गिनते हैं। लेकिन कभी कभी हम 13 गिनते हैं जब हम कुल वर्णों की बात करते हैं। तो आप की परीक्षा में अगर सवाल आता है तो आप स्वर को 11 ही लिखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें आगे व्यंजन की, हालांकि हम स्वर पढ़ चुके थे लेकिन हमने जान लिया। हम ये भी जान लेते हैं कि जो सारे स्वर होते हैं वो सघोष होते हैं और अल्पप्राण होते हैं। सघोष का मतलब हर एक स्वर में संघर्ष होता है, इसलिए सघोष। और अल्पप्राण मतलब वायु कम निकलती है। आप बोल कर देखिए, अ ई उ ऐसे बोलते हैं तो हमारी जो वायु है वो बहुत कम निकलती है मुख से। यहाँ पर सारा खेल, इन सब में सारा खेल जीभ का है, यानी कि जीभ कहाँ छुएगी, मुंह में किस भाग को छुएगी, किसको नहीं छुएगी, उसी पे आधारित है सब कुछ। तो स्वर को हम याद कर सकते हैं सघोष अल्पप्राण, SA सघोष अल्पप्राण। स्वर को अगर इंग्लिश में लिखें तो हम लिखेंगे SWAR, यहाँ से S ले लिया सघोष, A ले लिया अल्पप्राण, सघोष अल्पप्राण हो गए, बात खत्म। उसके बाद हम बात करें आगे की व्यंजन। तो व्यंजन सबसे पहली बात तो 8 पंक्तियों में वर्णमाला लिखी जाती है। आप लोग ये ध्यान रखिए, कितनी पंक्तियों में? 8 पंक्तियों में। सबसे पहले आप वर्ग को समझिए कि वर्ग किसे कहते हैं। तो एक होता है जिसे हम लोग पढ़ते हैं कक्खा गघा अंगा चचा जझा इया डटा डडा अणा तथा दधा ना पफ बभ मा। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं यारा लावा शाह, यारा लावा और श शाह, ये वाले। लेकिन जो सच्चाई है वो कुछ और है। अब इसको हमें जो पढ़ना है वो हमें कैसे पढ़ना है ये हम जानते हैं बेहतर तरीके से। तो देखिए भैया, क ख ग घ अंगा को का वर्ग से लिखते हैं, यानी का वर्ग कहते हैं, यानी कि का वर्ग में ये पांचों आते हैं। क्योंकि का इसका पहला अक्षर है तो हम इसे का वर्ग कहते हैं। चा पहला अक्षर है तो हम चा वर्ग कहते हैं, चा वर्ग में ये पांचों आते हैं। ता वर्ग में ये पांचों आते हैं, ता वर्ग में ये पांचों आते हैं, पा वर्ग में ये पांचों आते हैं। तो ये तो हो गए वर्ग। अब वर्ग समझ गए होंगे कि वर्ग का मतलब क्या? वर्ग का मतलब समूह, यानी जिस समूह में जो आते हैं उन्हें हम उस वर्ग से जानते हैं। तो पहला, किसी भी लाइन के पहले अक्षर को ही हम वर्ग कह देते हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग। और
इसका जो फार्मूला है, शॉर्टकट है याद करने का, वो है कचट तप। कचट तप, क च ट त प, कचट तप। इनका जो चरण स्थान है वो क्या है? का वर्ग को हम कंठ से यानी गले से बोलते हैं, चा वर्ग को हम तालु से बोलते हैं, और टा वर्ग को हम मुर्दा से बोलते हैं, ता वर्ग को हम दंत स्नातों से बोलते हैं, पा वर्ग को हम ओष्ठ से बोलते हैं। ये बात मैं पहले इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो उच्चारण स्थान है क्या होते हैं, तो ये उच्चारण स्थान हम पहले बात कर चुके हैं। कंठ का मतलब गला होता है, तालु का मतलब उसके ऊपर का हिस्सा होता है, मुर्दा का मतलब मसूड़ा होता है, और दंत का मतलब दांत, ओष्ठ का मतलब ओष्ठ। तो ये हो गई बात यहाँ पर समाप्त। तो हमने जान लिया कि वर्ग क्या होते हैं। उसके बाद हमने जानना है नंबर क्या होते हैं। तो भैया हर एक वर्ग का पहला अक्षर का नंबर है 1, हर एक वर्ग का दूसरे अक्षर का नंबर है 2, हर एक वर्ग के तीसरे अक्षर का नंबर है 3, हर एक वर्ग के चौथे का है 4, पाँचवें का है 5। इसमें भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने वर्ग जान लिया, नंबरिंग जान ली। अब देखो भैया, जो सवाल पूछे जाते हैं धड़ाधड़ यहीं से पूछे जाते हैं। पूरी वर्णमाला मैं आपको एक पेज में समझा रहा हूँ, और किताब पढ़ने के लिए आपके पास पूरी किताब है, आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। अभी हालांकि मैं वो भी दिखा दूंगा, सॉरी। तो ये जो है अंगा हो गया, इया हो गया, अड़ा, ना, मा, ये देखिए सभी वर्गों का 5वां अक्षर है, सभी वर्गों का 5वां अक्षर है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पंचम अक्षर या पंचम वर्ण भी कहते हैं। पंचम वर्ण कहते हैं या पंचम अक्षर कहते हैं, और ये इंग्लिश उसमें संस्कृत में लिखा जाता है पंचम अक्षर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये पांचों पंचम वर्ण कहे जाते हैं, और ये पांचों का उच्चारण स्थान नाक होता है, नाक से बोलते हैं, इसलिए इन्हें हम नासिक के वर्ण भी कहते हैं। नासिक के वर्ण, क्योंकि संस्कृत में नाक को नासिका बोलते हैं, इसलिए इन्हें नासिक के वर्ण भी कहते हैं। उसके बाद हम जान चुके हैं कि जो हमारी अघोष होता है वो क्या होता है, सघोष होता है वो क्या होता है, अल्पप्राण महाप्राण भी हम जान चुके हैं। तो भैया नंबरिंग हमने कर दी है पहले ही, 1 2 3 4 5। तो आप ये समझिए कि जो 1 2 नंबर हैं वो हैं अघोष, और जो 3 4 5 हैं वो हैं सघोष। यानी कि जो का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा है, इनमें हमें कोई भी संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी जीभ संघर्ष नहीं करती। लेकिन जो 3 4 5 वाले हैं इनमें जीभ को संघर्ष करना पड़ता है, तो ये सारे सघोष कहलाते हैं। और जो ये 1 और 2 नंबर वाले हैं ये सारे अघोष कहलाते हैं। इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगर बात करें हम महाप्राण अल्पप्राण की, तो याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि जो 2 नंबर और 4 नंबर पे हैं वे हैं महाप्राण। महाप्राण मतलब इनमें वायु ज़्यादा निकलती है। आप बोल कर देखें, क, खा, ग, घा, अंगा, च, छा, ज, झा, यानी खा और घा, या छा, झा, या ठा और डा जब बोलते हैं, यानी दूसरा चौथा वर्ण जब हम बोलते हैं तो हम थोड़ा देर तक बोलते हैं, और जब पहला तीसरा पांचवा बोलते हैं बहुत जल्दी बोलते हैं। तो जो दूसरा चौथा है उसमें वायु ज़्यादा निकलती है, इसलिए उसे महाप्राण कहा जाता है, और 1 3 5 को अल्पप्राण कहा जाता है। आराम से आप याद कर लेंगे। अब देखो भैया, ये पांचों हैं वर्ग वाले, ये पांचों वर्ग में बांटे गए हैं, इसलिए इसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, या स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इन सबको बोलने में जीभ मुंह के अंदर किसी न किसी भाग को जरूर छूती है, इसलिए इसे हम स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। और वर्गों में बटे होते हैं इसलिए हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये कुल होते हैं 25, याद रखिए। इन पांचों का उच्चारण स्थान जो है हमने बताया आपको, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ है। इसका शॉर्टकट है का, ता, म, द, ओ, कतम, द, ओ। इनको आसानी से याद करिए, कच, ट, तप, कतम, द, ओ। बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, 1 2 बार आप देखेंगे याद हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, द्विगुणित या उच्छिप्त व्यंजन की। भैया अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? श, 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 सा, हा। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्रा। आप सबको वर्णमाला याद होगी, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म।
यारा लावा शशशाह छत्रज्ञा स्रा, सब लोग इतना जानते हैं। अब हम इसमें बात करें तो यारा लावा को अंतस्थ कहते हैं, शशशाह को उष्म कहते हैं, छत्रज्ञा स्रा को संयुक्त कहते हैं। अब इनमें क्या है, देखो जो या और वाह है इन्हें हम अर्धस्वर भी कहते हैं। ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं तो बहुत ढंग से आप याद करिए। या और वाह को अर्धस्वर क्यों कहते हैं? अर्धस्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी कभी स्वर की जगह पर भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं चाहिए, चाहिए, हमने कहा चाहिए, तो इसको कहीं कहीं ऐसा भी लिख दिया जाता है चाहिए। तो आप ऐसे समझ सकते हैं याद करने के लिए कि जो या है वाह है उसको हम अर्धस्वर भी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम रा। रा जो वर्ण है लुंठित वर्ण कहा जाता है। लुंठित वर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि लुढ़क के आता है। आप बोल करके देखिए रा रा। तो रा जो है इसमें जुबान लुढ़कती हुई रहती है, इसलिए हम इसे लुंठित कहते हैं। जो ला है उसे हम पार्श्विक कहते हैं। ला को हम पार्श्विक क्यों कहते हैं? क्योंकि ला में जो मुख है वो पूरी तरीके से बंद रहता है, बीच का हिस्सा बंद रहता है, किनारे से, दोनों किनारों से हवा निकलती है। किनारे को संस्कृत में किनारे को ही पार्श्व कहा जाता है। पार्श्व मतलब किनारा किसी चीज़ का, तो किनारे को पार्श्व कहा जाता है, इसलिए ला को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें उच्चारण स्थान की, तो हमने इन पांचों वर्गों के उच्चारण स्थान देख लिए। ये होते हैं स्वर के, हम पहले जान चुके हैं। इनके उच्चारण स्थान क्या होते हैं, इनके क्या होते हैं, तो देखिए या का होता है तालु, रा का मूर्धा, ला का दंत, शा का तालु, शा का मूर्धा, सा का दंत। इसको हमने यहाँ पे दिखा रखा है, आसानी से याद करिए। आप पढ़ते हैं जैसे वैसे लिख लीजिए, यारा लावा और शश शाह। तो देखिए जो आप एक वर्ड याद करिए TMD, TMD, दोनों में यही लगा दीजिए TMD 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 TMD। यहाँ भी TMD, यहाँ भी TMD। जैसा लिखते हैं वर्णमाला वैसे लिखना है आपको, यार अलावा सहा और TMD TMD लगा देना है। अगर हा हुआ की बात करें तो हा स्वरयंत्रमुखी है, ये दंतोष्ठ है। भैया देखो आप इसको, इसमें ये यारा लावा आप याद कर लीजिए, शशा सा याद कर लीजिए। TMD पूछे जाते हैं बार बार। टी का मतलब ताल, एम का मतलब मूर्धा, डी का मतलब दंत। तो बहुत आसानी से आप ये याद कर सकते हैं। उसके बाद अंतस्थ होते क्या हैं ये हम आगे भी पढ़ लेंगे। ऊष्म क्या होते हैं, उसका मतलब ऊष्मा समझते हैं। संयुक्त का मतलब जो दो से मिलकर बनते हैं, ये सब हालांकि हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। द्विगुणित और उत्क्षिप्त व्यंजन का मतलब होता है जिसमें दो गुण हो, या उत्क्षिप्त का मतलब ये होता है जो उड़ के आए हों, जैसे कि डा और ढा। डा और ढा ये वर्ण होते हैं, जैसे कि आपका ये दोनों हैं। इन्हीं में जब हम नीचे बिंदी लगा देते हैं तो ये द्विगुणित या उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। बस यही है, इनका प्रयोग हालांकि नहीं होता है। अब इनकी विशेषता ये है कि ये इनसे कोई भी वर्ड यानी शब्द शुरू नहीं किया जा सकता। उसके बाद बात करते हैं हम कुल वर्ण। तो मूल वर्ण 44 होते हैं, कहीं कहीं आपको 52 लिखे दिखेंगे, और कुल वर्ण आपके 44 होते हैं, कहीं कहीं 52 लिखे दिखेंगे। सॉरी, मूल वर्ण 44 होते हैं लेकिन कहीं कहीं 52 लिखे दिखे होंगे, ये कुछ गलतियाँ होती हैं। कुल वर्ण 52 होते हैं, कहीं कहीं 56 लिखे दिखेंगे। ऐसा क्यों होता है? तो भैया मेरे, हमने आपको गिनती करके दिखाया। आपके इस एग्ज़ाम में जब कुल वर्ण या मूल वर्ण पूछा जाएगा तो आप 52 ही लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। BTC यानी DLED में कुल वर्ण या मूल वर्ण 52 ही माने गए हैं, इसलिए आप 52 ही लिखेंगे। ये कैसे कितने होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अगर हम बात करें व्यंजन, देखो स्पर्शी व्यंजन 25 हो गए, अंतस्थ 4 हो गए यानी कि 29 हो गए, ऊष्म 4 हो गए यानी 33 हो गए, संयुक्त 4 हो गए यानी कि 33 4 37 हो गए, उत्क्षिप्त यानी कि 2 37 2 39 हो गए। तो 39 ये हो गए। ठीक, स्वरों में 11 स्वर हो गए, ये वाले 39 और 11 51 हो गए। 39 और 11
39 10 49 और 1 50 हो गए, और 2 ये 52 हो गए। तो 52 वर्ण आपके कुल हो गए, तो कुल वर्ण हो गए 52। उसके बाद जो वर्णमाला होती है वो 8 पंक्तियों में लिखी जाती है, जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही लिखी जाती है। यानी कहने का मतलब ये है, वर्णमाला में ये आते हैं। तो देखिए इसमें कितने हो गए, ये वाले हो गए आपके 25 और 4 4 8 4 12, तो 25 12 आपके हो गए 27 और 27 और 11 स्वर। तो कुल मिलाकर के 27 और 11 आपके हो गए 27 10 37 1 38। तो ये 38 हो गए, और इसमें अभी हम 6 और जोड़ेंगे। तो वो कौन जोड़ेंगे, 25 ये और 12 ये, 25 12 37 और 37 11, 37 11 48। तो कहीं कहीं 48 भी आपको लिखे दिखेंगे और कहीं कहीं 44 लिखे दिखेंगे। जब 44 की बात करते हैं हम, तो उनमें हम संयुक्त व्यंजनों को नहीं जोड़ते हैं, संयुक्त व्यंजनों को नहीं जोड़ते हैं, तो सिर्फ हम इतने को जोड़ते हैं और 11 स्वर जोड़ते हैं, तो 44 हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैंने बताया आपको कि आपको सिर्फ और सिर्फ 52 लिख के चलना है, कहीं भी पूछा जाएगा तो आप 52 ही लिखेंगे। अब हम आगे बात करते हैं आपकी बुक की तरफ। तो भैया बुक के हिसाब से देख लेते हैं। व्यंजन का संबंध अंज धातु से होता है। अंज का मतलब प्रकट करना होता है, अर्थात जो प्रकट हो, जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। इनके उच्चारण में जिह्वा के स्पर्श के द्वारा वायु का थोड़ा बहुत अवरोध अवश्य होता है। ये सब कहानी आप को लिखनी नहीं है, हालांकि समझना है कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन का संबंध अंज धातु से होता है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना, जो कि स्वरों की सहायता के बिना नहीं किए जा सकते। बात खत्म। उसके बाद व्यंजन में आप ये लिख दीजिए वर्ग सारे, हम आपको अभी पढ़ा चुके हैं। ये सारे वर्ग लिख देने हैं। 11 अलावा अंतस्थ होते हैं, सहा, ये सब आपके लिखा है। ग्रहित होते हैं 5 ग्रहित, जब ये जोड़ लेते हैं तो 56 हो जाते हैं। तो कुल मिला करके ये व्यंजन हो गए। उसके बाद व्यंजनों का वर्गीकरण मैंने बताया, जैसे वैसे यहाँ लिखा है। उच्चारण के आधार पर स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद स्पर्श व्यंजन का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हुए जीभ मुंह के किसी भाग, जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा होठ का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हमने आपको पहले बता दिया है, एक पेज में आपको समझा दिया मैंने। उसके बाद अब यहाँ कहानी लिखी है। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता लिए हुए वर्गों में विभक्त है। यानी उच्चारण स्थान, यानी 5 वर्ग, 5 वर्ण हैं जो उनका उच्चारण स्थान कंठ है, किन्हीं 5 का तालु है। तो ऐसे उच्चारण स्थान अलग अलग हैं और उनमें एकता भी है, क्योंकि 5 एक साथ हैं, इसलिए 25 व्यंजन ये होते हैं। यहाँ पर ये बताया गया, का कंठ से बोलते हैं, चा को तालु से बोलते हैं, टा को मूर्धा से, ता को दांत से, पा को होठों से बोलते हैं। तो उसमें कुछ नया नहीं है, वही सब है। अंतस्थ की बात करी जाए तो अंतस्थ का अर्थ होता है भीतर, यानी उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें अंतस्थ कहते हैं। बाहर नहीं आते, जैसे या ये बाहर नहीं आते, या लवा है, तो ये अंतस्थ हो गए। उस व्यंजन की बात करें, इसका मतलब होता है उष्म, मतलब ऊष्मा यानी गर्म। तो जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुख के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा हो, उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। कौन से होते हैं भैया? 4, ये लिख देना है, बात खत्म। संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करें तो आप सबको पता है संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। छात्र, ज्ञासरा किससे किससे बनते हैं? तो ये का और शा से बनते हैं। पहला जो छा है वो का प्लस शा से बनता है। अब देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही लिखा है और ये भी सही लिखा है। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, शा से आ को अलग कर लिया है। तो ये जो शा है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, शा में हलन लगा दिया और प्लस आ। कहने का मतलब ये हमारा व्यंजन है। अब यहाँ से हमने इसको अक्षर बना दिया, यानी हलन लगा दिया, और इसमें से स्वर हमने बाहर निकाल लिया। तो यही करना है। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं जो कि किसके किसके मेल से बनते हैं। तो ये कासा के मेल से बनता है, ये ता रा के मेल से बनता है, ये जा यहाँ के मेल से बनता है, ये शा और रा के मेल से बनता है। ये बहुत पूछे जाते हैं ना, याद कर लीजिएगा।
उसके बाद अगर हम बात करें स्थान अनुसार, तो उच्चारण के स्थान अनुसार व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। कंठ, ताल, मूर्धा, दंत। उसके बाद नारा, लस्सा, गया हूँ, वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं, आप याद मत करिए। ओष्ठ, पापा, बाबा, माँ। फिर नासिक से 5वें अक्षर बोले जाते हैं, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। और अनुस्वार बोला जाता है, चंद्रबिंदु बोला जाता है। दांत से वाफा बोले, दंत ओष्ठ से वाफा बोले जाते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। प्रयत्न अनुसार, तो भैया ये प्रयत्न अनुसार बाह्य प्रयत्न और आंतरिक प्रयत्न यानी अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि घोष होते हैं, अघोष होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं। घोष में क्या होता है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में घोष उत्पन्न होता है वो घोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय वर्ग, वर्गों के प्रथम एवं द्वितीय वर्ण और श श श ये घोष ध्वनियाँ हैं। अघोष में, अल्पप्राण में प्रथम, द्वितीय, पंचम, ये सब हम पहले बात कर चुके हैं, आप उसे देखिएगा। अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार स्पर्शी, स्पर्शी का मतलब हम पहले बता चुके हैं, सारे स्पर्शी होते हैं। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख द्वार को बंद करके बोलते हैं तथा जिह्वा अपने उच्चारण स्थान का स्पर्श मात्र करती है, वे स्पर्शी, केवल स्पर्श करती है, वे स्पर्शी कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षी में क्या होता है, मुख द्वार तो बंद होते ही है और जिह्वा उच्चारण स्थान को रगड़ती चलती है, तो स्पर्श संघर्षी होता है। जैसे चा, छा, जा, झा। संघर्षी आप जानते हैं, इनके उच्चारण में मुख द्वार इतना संकीर्ण हो जाता है कि हवा को बीच से संघर्ष करने निकलना पड़ता है, इसलिए संघर्षी कहते हैं। अनुनासिक की अगर हम बात करें तो अनुनासिक वे होते हैं जिनमें हवा नाक के रास्ते से निकलती है, मुख द्वार बंद रहता है, जैसे कि किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर, इसमें हवा नाक से निकलती है। आप बोल कर देखिए, अंगा, इया, अणा, न, मा। पार्श्विक आप बात कर चुके हैं, ला की, लुंठित हम रा की बात कर चुके हैं भैया। पार्श्विक और लुंठित तो हम बात कर चुके हैं, रा और ला होता है। उसके बाद उच्छिप्त की बात करें तो भी बात कर चुके हैं, स्वर की बात करें तो वो भी बात कर चुके हैं, तो इसमें हमें कुछ बात नहीं करनी है। अयोगवाह, अयोगवाह का मतलब क्या होता है, हलंत और विसर्ग होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, तो अनुस्वार का मतलब होता है अंगा, और यहाँ गलत लिखा है, हलंत नहीं होता है, अंग होता है और अह होता है, तो अह और अंग ये दोनों एक साथ अयोगवाह कहे जाते हैं। अयोगवाह का मतलब होता है अ मतलब नहीं, योग मतलब जुड़े यानी जुड़े नहीं, वाह मतलब वाहन करना यानी जुड़े नहीं हैं फिर भी वाहन कर रहे हैं, यानी जुड़े नहीं हैं फिर भी साथ में घूम रहे हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। बात खत्म। उसके बाद एक चीज़ आती है बलाघात। बलाघात या आघात का मतलब क्या, आघात का मतलब किसी पर चोट करना, किसी भी चीज़ पर चोट करना, जोर देना, उसे आघात कहते हैं। और बलाघात का मतलब क्या है, जब किसी ध्वनि पर विशेष बल या जोर देकर उसका उच्चारण किया जाता है तो उसे आघात कहते हैं। आघात से बलाघात और सुर दोनों आते हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, आप परिभाषा तो जान ही लिए। उसके बाद बलाघात के कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे कि सामान्य लाइन हमने बोला हम विद्यालय जा रहे हैं, बात खत्म हो गई। उसके बाद हमने हम पर बल दिया, तो हमने कहा हम विद्यालय जा रहे हैं। फिर हमने विद्यालय पर बल दिया, कहा हम विद्यालय जा रहे हैं, तो ये बलाघात का मतलब आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो गतिविधि हमें नहीं समझनी। शुद्ध उच्चारण की बात करें तो शुद्ध उच्चारण, अब हमारी बात क्या आती है, ये हमारा जो है व्यंजन यानी कि वर्णमाला हो गई, व्यंजन हो गए, सब हमारी समझ में आ गए। उसके बाद हमने बलाघात भी जान लिया, बलाघात का क्या मतलब होता है। अब हम जानेंगे उच्चारण का क्या मतलब होता है, उच्चारण क्या होता है। तो भैया उच्चारण क्या होता है, हम जानते हैं जब कोई भी भाषा हो अगर उसका अर्थ नहीं समझ में आता है तो बेकार है, या अर्थ गलत हो सकता है, अनर्थ भी हो सकता है अगर उच्चारण गलत हो जाए। तो हमारे देश में अनेक भाषाएं या बोलियाँ बोली जाती हैं, उन क्षेत्र विशेष से प्रभावित होती हैं जहाँ लोग रह रहे होते हैं। जिस क्षेत्र में बोली जाती हैं प्रत्येक बोली का अपना उच्चारण होता है, तो शिक्षक को छात्रों में भाषाई कौशल का विकास करते समय उच्चारण पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, तो सच्चाई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो छात्रों को उच्चारण संबंधी ज्ञान प्रारंभिक शिक्षा के समय ही प्रदान कर देना चाहिए। ये कहानी आपको पढ़ लेनी है।
उसके बाद उच्चारण का अर्थ क्या है। उच्चारण का अर्थ सवाल ऐसे आता है, उच्चारण से आप क्या समझते हैं, शुद्ध उच्चारण का महत्व बताइए, शुद्ध उच्चारण के कोई कारण बताइए, इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा। तो उच्चारण का अर्थ क्या होता है, जिस भाषा का क्षेत्र जितना व्यापक होता है उतनी ही अधिक उच्चारण की भिन्नता होती है। सीधी से बात, जो चीज़ जितनी बड़ी होगी उसमें उतनी गलतियाँ हो सकती हैं, होंगी या संभावना होगी। शुद्ध उच्चारण का मतलब है मानक उच्चारण, यानी हर एक चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है। मानक मतलब स्टैंडर्ड, तो हर एक चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है, उस तरीके का उच्चारण होना चाहिए। तो उच्चारण का अर्थ केवल ध्वनियों या वर्णों के उच्चारणों से नहीं होता, अपितु शब्दों तथा वाक्यों के स्तर पर भी शुद्ध उच्चारण से होता है। यानी कि आप कोई चीज़ बोल रहे हैं तो उसका मतलब भी निकलना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। अब शुद्ध उच्चारण का महत्व क्या है, तो भैया शुद्ध उच्चारण का महत्व देखो क्या है कि शुद्ध आचरिक उच्चारण ही तो भाषा के ज्ञान का प्रथम चरण है। मौखिक भाषा में उच्चारण का विशेष महत्व होता है, लेकिन उच्चारण के शुद्धि से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे कि आपत्ति काल में स्वजनों ने मेरी सहायता की, इसी बात को अब ये बोलो कि आपत्ति काल में स्वजनों ने मेरी सहायता की, तो वह कैसा उपहास का बात बनेगा। कहने का मतलब ये है आपत्ति काल को किस तरीके से बोलना है, ये हमें सिखाया जा रहा है। अब बात करते हैं आचरिक उच्चारण के कुछ नियम होते हैं, तो देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। कौन सा अक्षर किस स्थान से उच्चारित होता है, इसका ज्ञान होना चाहिए। शा को हिंदी में शा की तरह बोला जाता है, खा के रूप में नहीं। जैसे कि वर्षा को वर्षा बोलेंगे, वर्षा ही बोलेंगे, वर्खा नहीं बोलेंगे। ज्ञा को ज्ञा के रूप में बोला जाता है, जा के रूप में नहीं। जैसे कि ज्ञान को ज्ञान बोलेंगे, ज्ञान नहीं। छा को छा के रूप में बोला जाता है, छा के रूप में नहीं। तो छत्री और अच्छा, ये छा ये छा और ये छा, दोनों में अंतर है, तीनों में अंतर है। रा को री के रूप में बोला जाता है, जैसे बोलते हैं री। भैया हमने कहा री सी, तो हमने वास्तव में क्या बोला है, हमने बोला है री सी। ठीक है, तो ये समझाना चाह रहे हैं कि री को री के रूप में बोला जाता है, ये हमें जानना चाहिए। इया तत्सम शब्दों में संयुक्त अक्षर, अब तत्सम की बात है तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इया को हम पंचमाक्षर या अनुस्वार के रूप में भी बोलते हैं। तो तत्सम तद्भव आपके सिलेबस में हालांकि नहीं है, इसलिए भी आप रहने दीजिए, मत समझिए वरना कन्फ्यूज होंगे, टाइम ज़्यादा है नहीं। अड़ा का उच्चारण स्थान, जब स्वर सहित होता है तो अड़ा होता है, स्वर हटा देते हैं तो ना की तरह होता है। जैसे कि पंडित, ठंडा। अब यहाँ पर क्या है, ये अड़ा जो है इसमें उच्चारण अड़ा की तरह है क्योंकि इसमें स्वर है। अगर यहाँ से स्वर यानी कि इसमें से आ हटा दिया तो ये सिर्फ इतना बचेगा, और इतना बचेगा तो इसका अर्थ ना हो जाएगा, तो ये ना की तरह बोला जाएगा। जैसे कि पंडित में या ठंडा में अड़ा जो है आधा है, आधा अड़ा जहाँ भी होगा वहाँ पर उसका मतलब ना हो जाएगा, तो ये समझाना चाह रहे हैं। दीर्घ स्वरों के साथ अनुस्वार तथा उच्चारण पर है चंद्र बिंदु अथवा, अब आप ये मत समझिए, आपको टफ लग सकता है। अकारांत शब्दों के अंतिम व्यंजन का उच्चारण प्राय हलन से किया जाता है, किंतु लिखा सस्वर जाता है, जैसे प्यार और राम। अकारांत शब्दों का अंत का मतलब क्या हुआ, जिसमें अंत में आ का उच्चारण है, जैसे कि राम, श्याम, काम या कलम, कलश, मन, कुछ भी इसमें अंत में आ का उच्चारण आए उसे हम अकारांत शब्द कहते हैं। अकार अंत यानी अंत में अकार आए। तो उच्चारण संबंधी त्रुटियाँ क्या क्या होती हैं, जैसे कि कहाँ पर लोग गलतियाँ करते हैं, ये आपको जाननी है। दो चार उदाहरण दे देने हैं, बात खत्म। कवि, मुनि, शांति, ये सब शुद्ध शब्द हैं और ये सारे अशुद्ध हैं। ये सब शुद्ध हैं, ये सब अशुद्ध हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए, कवि को कभी कभी कवि लिख देते हैं, मुनि को मुनि लिख देते हैं, शांति को शांति लिख देते हैं, ठीक है। किंतु परंतु को किंतु परंतु लिख देते हैं, गौशाला को गौशाला लिख देते हैं, गोस्वामी को गौस्वामी लिख देते हैं। तो यही हमें जानना है, दो चार उदाहरण दे देने हैं
और उसमें टिप्पणी में हमें ये कर देना, यानी हमें लिख देना है। जैसे हमें मान लो उदाहरण देना हो तो हम लिखेंगे कि कभी 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 को कभी लिख देते हैं। जैसे कि लिखते ई हैं लेकिन बोलते ई हैं, यानी कि छोटा ई लिखते हैं बड़ा ई बोलते हैं। तो ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, उदाहरण ऐसे दे देना चाहिए हमें। तो ये तो हो गई बात उच्चारण की। अब हम बात करते हैं अशुद्ध उच्चारण की। तो अशुद्ध उच्चारण क्या, जो शुद्ध नहीं है वही अशुद्ध है। ठीक, तो वाचन की जो प्रक्रिया है, वाचन की जो प्रक्रिया है उसमें शुद्ध उच्चारण लेखन में शुद्ध वर्तनी का विशेष महत्व। वर्तनी का मतलब बोलना। व्याकरण से भी दुगुना महत्व उच्चारण का है। एक सुउच्चारित वाक्य व्याकरण असम्मत होने पर भी अर्थ प्रदान करता है। यानी हमें अगर व्याकरण की गलती हो तो भी चल जाएगा काम, लेकिन जो उच्चारण गलत होगा तो काम नहीं चलेगा। अब अशुद्ध उच्चारण के प्रकार कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हम गलतियाँ करते हैं, ये बच्चे गलतियाँ करते हैं। तो वर्णमाला के उच्चारण जो होते हैं उसमें क ख ग घ को कै खे गए घे लोग बोलते हैं, गलत है। कै खे स्वर का लोप, यानी स्वर को गायब कर देते हैं। जैसे एकादश को एकादशा बोल देते हैं, यानी कि जो लास्ट में स्वर है वो गायब हो जाता है। शब्द के अंत में ई लिखते हैं, बोलते ई हैं। स्वर आगम का दोष होता है, जैसे कि स्वर आगम का मतलब आगम मतलब आना, यानी स्वर आ जाता है। जैसे कि स्कूल, स्कूल शब्द थोड़ी होता है, शब्द होता है स्कूल। लोग बोलते हैं स्कूल तो कभी कभी लोग ई जोड़ देते हैं, जो कि गलत है, नहीं जोड़ना चाहिए। तो ये उच्चारण में गलतियाँ होती हैं। स्वर भक्ति का दोष, जैसे श्री को श्री तथा प्रताप को प्रताप लिख देते हैं। श्री को श्री तथा प्रताप को प्रताप लिख देते हैं, गलत है। ये शुद्ध उच्चारण के प्रकार हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक मिनट, उसके बाद हम बात करते हैं री लिख कर र पढ़ते हैं, या इकार उकार के दो, श्रीमती को श्रीमती, पति को पति कहते हैं। तो इस तरीके के ये उच्चारण कुछ अशुद्ध उच्चारण के प्रकार हैं, जो कि आप देख सकते हैं। बहुत आसान है, आप समझते भी हैं, जानते भी होंगे। एक बार देख लेंगे तो गलती नहीं होगी। अब सबसे बड़ी चीज़ है अशुद्ध उच्चारण के कारण या कारक कौन कौन से हैं। तो भैया एक भौगोलिक प्रभाव है। भौगोलिक प्रभाव का मतलब कि लोग जहाँ रहते हैं वहाँ की भाषा बोलते हैं, इसलिए उच्चारण में गलतियाँ होती हैं। अशुद्ध उच्चारण, शिक्षक का उच्चारण अशुद्ध होगा तो जाहिर सी बात बच्चे भी अशुद्ध सीख जाएंगे। शारीरिक दोष, कभी कभी लोगों की जुबान जन्म से ही हकलाते हैं, तितलाते हैं, तो उसलिए उच्चारण गलत होता है। हीन भावना, हीन भावना का मतलब लोग शर्माते हैं, बच्चे शर्माते हैं, इसलिए उच्चारण नहीं ढंग से कर पाते हैं। भय, यानी कि कोई बालक कठोर वातावरण के कारण भयभीत रहता है, तो इसलिए वो उच्चारण नहीं कर पाता, शुद्ध बोल नहीं पाता है। शर्मीला स्वभाव, कुछ बच्चों का शर्मीला स्वभाव के कारण होता है। कुछ में पुस्तकीय शुद्धतियाँ अशुद्धियाँ, कहने का मतलब कि बुक में ही गलत लिखा है तो बच्चे गलत सीख जाते हैं। उसके बाद है क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। जिस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वहाँ की भाषा बोलते हैं, और अज्ञानता, कुछ लोगों को ज्ञान ही नहीं होता है तो वे गलत ही सीखते बोलते रहते हैं। अब सवाल आता है कि इन दोषों को कैसे सही करा जाए, इनके निराकरण का क्या उपाय है। तो इनके निराकरण के कुछ उपाय हैं, जैसे कि आपको याद कर लेने। भैया ऐसे सवाल आता है सीधे सीधे, ये शुद्ध उच्चारण के 4 कारण बताइए, तो आप याद कर लीजिए इनमें से कोई भी एक याद कर, कोई भी 4 याद कर लीजिए, 5 याद कर लीजिए, और आप लिख दीजिए। जब आपको हेडिंग याद होगी तो आप उसमें कुछ ना कुछ लिख ही देंगे, तो याद कर लीजिए, ऐसे ही पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें उच्चारण दोषों के निराकरण का उपाय, तो इसमें भी कुछ चीज़ें हैं। निराकरण हम कैसे कर सकते हैं, भाई कोई गलती है तो उसे ठीक करेंगे, तो कैसे ठीक करेंगे। सबसे पहले ध्वनि तत्व का ज्ञान कराना, यानी बालक को भाषा का ज्ञान कराया जाए, जिससे कि वो लिख और पढ़ सके। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण सिखाना। भाई हिंदी की जो ध्वनियाँ हैं उनका वर्गीकरण सिखा दें, जैसे कि स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, अनुनासिक हो गया, अनुस्वार हो गया, संवृत्त, विवृत्त, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, ये सब सिखा दिया जाए। हिंदी की विशेष ध्वनियाँ जो हैं डा, डा, अड़ा, छा, ये संयुक्त वर्ण, ये सब सिखा दिए जाएँ।
उच्चारण स्थान जैसे हमने बताया आपको कतम दवो, कतम दवो मतलब कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इनके बारे में ज्ञान दे दिया जाए। उसके बाद ध्वनि तत्व का ज्ञान कराया जाए। ध्वनि तत्व का ज्ञान कराया जाए कि अगर समय पर यह पता चल जाए कि बालक के उच्चारण अंग में दोष है तो डॉक्टर को दिखाकर ठीक करा लें। उसके बाद मित्र मंडली, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। कहने का मतलब ये भाषा किसी को बोलते देखते हैं, सुनते हैं तो हम सीखते हैं, तो मित्र मंडली भी प्रभाव डालती है, वो भी हमें अच्छी रखनी चाहिए। अध्यापक का उच्चारण सही होना चाहिए, संतुलित व्यवहार होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं। छठा एक और है, पुस्तक के शुद्ध पाठ पर बल देना, यानी जो बच्चा पढ़े या टीचर पढ़े तो पुस्तक का पाठ शुद्ध तरीके से किया जाए। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अशुद्ध उच्चारण को ठीक कर सकते हैं, यानी उच्चारण के जो दोष हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो उच्चारण शिक्षण की कुछ विधियां हैं कि आपको बच्चे को उच्चारण अगर पढ़ाना है तो आप किन किन विधियों से पढ़ा सकते हैं। तो नंबर 1 है आपकी पूर्ण विधि। कौन सी? पूर्ण विधि। पूर्ण विधि में क्या है? यह विधि ध्वनियों के उच्चारण शिक्षण की विधि, जिसमें ध्वनियों को अपने योगात्मक रूप में शुद्धता से कहने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद आती है खंड विधि। इसमें क्या कि उच्चारण शिक्षण की यह भी विधि है जिसमें ध्वनि अयोगात्मक रूप में पढ़ाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि इन्हें इसमें स्वर और व्यंजन का उच्चारण स्थान बताया जाता है। उसके बाद है पूर्ण खंड विधि। उसके बाद है ध्वन्यात्मक विधि। पूर्ण खंड विधि में क्या होता है? इसमें पूर्ण विधि एवं खंड विधि दोनों का मिलन होता है, यानी ऊपर जो हमने पढ़ा पूर्ण विधि और खंड विधि, इसमें उन दोनों का सम्मिलित रूप से उन दोनों को इसमें सम्मिलित रूप से पढ़ाते हैं या सिखाते हैं। फिर ध्वन्यात्मक यानी कि ध्वनि यंत्र के द्वारा हम बोल बोल के सिखाते हैं। उसके बाद क्या है? अनुकरण विधि और उपकरण विधि। अनुकरण विधि का मतलब क्या है कि हम देख करके, जैसे हमने कहा बोलो राम तो उसने बोला राम, तो ये अनुकरण विधि हो गई। उपकरण विधि, उपकरण का मतलब हमने उसे कुछ सुना दिया, दिखा दिया, जैसे वीडियो दिखा दिया, टेप रिकॉर्डर या रेडियो या कुछ भी ऐसे हमने उसे सुनाया तो उससे उसने सीखा, तो इसे हम उपकरण विधि कहते हैं। तो ये कुछ ऐसी विधियां हैं जिनसे हम उच्चारण शिक्षण कर सकते हैं। उच्चारण शिक्षण करने की कुछ विधियां थीं। ये सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद हम ये देखते हैं इसमें सवाल कैसे आते हैं। तो भैया ऐसे सवाल आते हैं, आप देख लीजिए। उच्चारण के कितने भेद होते हैं? हिंदी भाषा में स्वरों की क्या संख्या है? तावर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि ये सब आप पढ़ चुके हैं और बड़ी आसानी से, बहुत आसानी से आप इनको हल कर सकते हैं, यानी जवाब दे सकते हैं। बहुत बहुत आसान सवाल हैं, ठीक है। उच्चारण के कितने भेद होते हैं? 5। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। तावर्ग दंत से, तावर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। छत्र ज्ञास्र व्यंजन जो हैं ये कौन से व्यंजन है भैया? ये संयुक्त व्यंजन है। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। उसके बाद बात करें हम, अगर छा संयुक्त वर्ण किसके संयोग से बनता है, तो हम भी पढ़ चुके हैं छा किसके संयोग से बनता है, तो का और शा के। श्रवण कौशल शिक्षण की कितनी विधियां हैं? तो श्रवण कौशल शिक्षण की विधियां हैं आपकी ये भैया तीनों हैं, हम पढ़ चुके हैं। प्रश्नोत्तर प्रणाली, भाषण प्रणाली, ये हम पहले पढ़ चुके हैं ये पार्ट 1 में। उसके बाद अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो हम पढ़ चुके हैं अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर होता है। मात्रा एवं कालानुसार स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया वो भी हम पढ़ चुके हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उसके बाद अगर हम बात करें अशुद्ध उच्चारण के कारण नहीं है, तो अशुद्ध उच्चारण का कौन सा कारण है जो कि नहीं है? तो अशुद्ध उच्चारण का कारण देखो, भौगोलिक प्रभाव तो भी हम पढ़ चुके होता है, शारीरिक दोष भी होता है, हीन भावना भी होती है, ध्वनि तत्व का ज्ञान कराना नहीं होता, क्योंकि ध्वनि तत्व का ज्ञान कराने से तो बच्चा शुद्ध उच्चारण करेगा, तो शुद्ध उच्चारण का कारण है, ठीक। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है या वर्ण होता है। अब ये ध्वनि या वर्ण का मतलब क्या है?
भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। अगला है हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो मैंने आपको बताया 52 मानी जाती है, 52 ही लिखेंगे। अयोगवाह क्या है? अयोगवाह विसर्ग है। भैया हमने आपको बताया अयोगवाह कौन होते हैं? अंग होता है और आ होता है। तो अयोगवाह क्या है? विसर्ग है। उसके बाद 14वां देखें, जल शब्द में समाहित स्वर कौन सा है? तो जल में आ है। भाई ज ओला यानी आ ही तो है। अगर जाल होता तो जा में आ होता, ला में आ होता। अगर जा ला होता तो दोनों में आ होता। तो आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करें डा ओढ़ा, तो ये आपके जो हैं डा ओढ़ा ये उत्क्षिप्त व्यंजन हैं, आप पढ़ चुके हैं। श का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको हमने बताया था श श सा हा। तो श का टी यानी कि टी मतलब तालु। श का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। या वर्ण कैसा है? यारा लावा अंतस्थ है। ज्ञा किनके संयोग से बना है? तो ज्ञा किसके किसके संयोग से बना है? जा और इया के संयोग से बना है। उसके बाद अगर हम बात करें और देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे आते हैं, तो स्पर्श व्यंजन से आप क्या समझते हैं? आप पढ़ चुके हैं। स्वर कैसे कहते हैं जानते हैं? स्वर कैसे कहते हैं, दीर्घ स्वर कैसे कहते हैं, समृद्ध अक्षरिक उच्चारण के 4 प्रमुख नियम। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आप पढ़ चुके हैं बड़ी आसानी से, और आपको बड़ी आसानी से चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है या और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसी लगी यह प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अगले लेसन में वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है लिपि। हिंदी में देवनागरी लिपि होती है, उसको हम पढ़ेंगे। 10-15 मिनट का वीडियो होगा जिसमें लिपि कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।